नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज चीन की भी होगी, इजराइल की भी होगी, लेकिन शुरुआत में एक ऐसी तस्वीर जो बतलाती है कि किस तरीके से देश के भीतर लूट भी है, लापरवाही भी है। दरअसल एयर इंडिया में जो इससे पहले उसके पास दशकों से जो पेंटिंग थी, उसमें एम एफ हुसैन की पेंटिंग हो, जतिन दास की पेंटिंग हो, वो सारी पेंटिंग्स को लेकर 2011 में तय किया गया था कि इसको लेकर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, वो तमाम पेंटिंग्स गायब है, किसी ने लूट ली है। जी, करोड़ों की रकम की ये पेंटिंग और शायद दस्तावेज के तौर पर एयर इंडिया के पास की संपत्ति लूटी जा चुकी है। म्यूजियम बनाने का सपना था एयर इंडिया का मुंबई हेडक्वार्टर में, वहीं से ये पेंटिंग लूट ली गई है। लेकिन आइए, मुश्किल वक्त में ललकार कौन रहा है, ललकार क्या चीन रहा है, और चीन इस लहजे में आ चुका है जहां उसकी ललकार का मतलब वाकई युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। दरअसल जिस तरीके से चीन का मीडिया हो, चीन के लोगों हो, चीन के भीतर जो सरकार की आवाज है, जरा उसे सुनिए इस रिपोर्ट में। This is not your area. No. This is our area. पीछे हटो, नहीं तो खदेड़ दिए जाओगे। This is not your area. तो चीन की ये खुली धमकी भारत को है, और मानचित्र पर सिर्फ 89 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका रह रहकर 1962 की याद इसलिए दिलाने लगा है क्योंकि चीन इस इलाके पर अपना कब्जा चाहता है। और मौजूदा सच यही है कि चुम्बी घाटी का एक हिस्सा डोकलाम भूटान का भूभाग है। भारत के सामरिक हितों के मद्देनजर चुम्बी घाटी बेहद संवेदनशील है। चुम्बी घाटी भारत, भूटान और चीन की सीमाओं के बीच स्थित है, और डोकलाम में चीन सड़क निर्माण करना चाह रहा है। और इन सब के बीच भारत भूटान का रक्षा सहयोगी होने के नाते उसके साथ खड़ा है। और चीन भारत से कह रहा है कि सेना हटाओ, नहीं तो हम खदेड़ देंगे। तो पहली बार चीनी सेना और भारतीय सेना उस इलाके में आमने सामने खड़ी है जहां पर लग रहा है 1962 की स्थिति कहीं आना जाए। क्योंकि इससे पहले जो तस्वीर दूसरे इलाकों से आई वो सिक्किम की है। चीनी सैनिकों की दादागिरी यहाँ भी दिखाई दी। वो जमीनी क्षेत्र पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन 2 बरस पहले का ये वीडियो बतलाता है कि हथियार ना उठाने के समझौते तले सैनिकों की धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन आज हालात कहीं ज्यादा खराब है। डोकलाम में सड़क निर्माण के विरोध में भारत के खड़े होने के बाद चीन भड़का हुआ है। आलम यह है कि आज चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक लिख दिया, हालात बेहद तनाव भरे हैं। अगर भारत चीन को उकसाता रहा तो उसे 1962 से भी ज्यादा नुकसान होगा। भारत के उकसावे से चीन की जनता में भी गुस्सा है। हमारा मानना है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सैनिकों को चीन के इलाके से खदेड़ने की ताकत रखती है, और भारतीय जवानों को शराफत के साथ सिक्किम सेक्टर के डोकलाम से पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चाइना डेली ने भी अपने एडिटोरियल में यहां तक लिखा कि 1962 में चीन के हाथों भारत की करारी हार इंडियन मिलिट्री के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी। यही वजह है कि हम इस बार इस लहजे में बात कर रहे हैं। दरअसल चीन इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि पहले मोदी ट्रंप मुलाकात और अब मोदी नेतान्याहू के बीच मजबूत होते संबंधों के बीच चीन को लगने लगा है कि वह अलग थलग पड़ रहा है, और वो संकेत देना चाहता है कि चीन दरअसल ग्राउंड जीरो पर खड़ा है, और इसीलिए वो अपनी नई चाल चल रहा है। चीन खुद को मजबूत स्थिति में पता जरूर रहा है, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जब पिछले दिनों ये बयान दिया कि अब 1962 वाली स्थिति नहीं है, तो चीन उसके बाद कहीं और भड़क गया। और चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ तक कह दिया, अगर वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 का भारत 1962 से अलग है, तो आज का चीन भी अलग है। दरअसल हालात इतने उलझे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूर्व सेनाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से आज चीन की चुनौतियों पर जब सवाल किया गया तो वह कुछ भी कहने से बचते रहे। जनरल सिंह, चीन ने फिर एक बार चेतावनी दी है, सरकार क्या करेगी? चीन के ऊपर हमारे प्रवक्ता से पूछे। सर, गृह मंत्रालय भी कह रहा है कि मामला विदेश मंत्रालय का, उसको रिएक्ट करना चाहिए। क्या आप विदेश मंत्रालय नहीं कहेगा? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोलेंगे। दरअसल भारत के लिए डोकलाम में चीन का सड़क निर्माण
बहुत बड़ा सामरिक मुद्दा है, क्योंकि इसके बाद इस पूरे इलाके पर चीन का कब्जा हो सकता है, क्योंकि कटार का आकार लिए हुए चुंबी घाटी तिब्बत में भारत, भूटान और चीन की सीमाओं पर स्थित है। चुंबी घाटी में निर्माण कार्य न केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर भी खतरे की घंटी हो सकती है। सिलीगुड़ी गलियारा चुंबी घाटी के ठीक नीचे है, यानी ध्यान दें तो सामरिक तौर पर भारत के लिए इलाका मुर्गी की उस गर्दन की तरह है, जहां चीन पहुंचकर कभी भी दबा सकता है और भारत अपने ही पूर्व के 7 सिस्टर वाले इलाके से कट सकता है। तो आमने सामने खड़ी सेना की टुकड़ियों को लेकर अब सवाल 3 है। पहला, क्या भारत चीन की धमकी के मद्देनजर पीछे हट जाएगा? दूसरा, क्या 2017 का भारत अलग है और अब चीन को पीछे हटना होगा? और तीसरा, क्या 2 दिन बाद G20 की बैठक में मोदी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात के बाद सेनाओं की घर वापसी हो जाएगी? This is not your area. जाहिर है सामरिक से समझौता हो नहीं सकता, तो हर जहन में एक ही सवाल है, अब होगा क्या? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि इसके अलावे कोई विकल्प है नहीं। दरअसल चीन की घेराबंदी जिस तरीके से हो रही है, उसकी याद 1986 की दिशा में भी ले जाती है। 1986 में तब अरुणाचल की जमीन थी। हम उस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले एक स्थिति वाकई समझनी होगी, 1962 और 2017 का अंतर क्या है। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जरा दोनों देशों की ताकत किस रूप में मौजूदा वक्त में है। यह महसूस करने की चीज है कि मौजूदा वक्त में कितने सैनिक, कितने सक्रिय सैनिक, कितने रिजर्व बल, कितना रक्षा बजट दोनों का, लड़ाकू विमानों की तादाद दोनों के बीच कितनी है, तोप की संख्या दोनों के बीच कितनी है, हथियार बंद वाहन जो दोनों देशों के बीच मौजूद हैं, स्वचालित हथियार, भारी हथियार, रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और विध्वंसक जहाज तक दोनों देशों की तुलना ये की गई है कि जो आंकड़े हैं ये globalfirepower.com के जरिए है। परमाणु हथियारों की तादाद 260 उसके पास है, तो भारत के पास 110 है। ये एक स्थिति बतलाती है कि 1962 और 2017 में अंतर तो जरूर है, लेकिन एक स्थिति यह है कि मौजूदा वक्त में क्या चीन 1986 का जिक्र कर रहा है। उस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले हमें लगता है कि एक दूसरी स्थिति देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में आज किस तरह से अमेरिका भी संकट से गुजर रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया, रिपोर्ट में देखिए उसे। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि उत्तर कोरिया ने उस दिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिस दिन अमेरिका अपनी आजादी को मना रहा था। चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग मास्को में पुतिन के साथ थे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे, और 45 बरस पहले इसी दिन साउथ और नॉर्थ कोरिया के रीयूनिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, जो हो नहीं पाई। तो क्या उत्तर कोरिया बेहद सतर्कता के साथ अपनी सैन्य ताकत का आधुनिकीकरण कर दुनिया के मानचित्र पर अब अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और रूस को भी चुनौती देने की स्थिति में आ गया है? क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास भी उत्तर कोरिया को डरा नहीं पाया। चीन रूस ने कल ही कह दिया कोरिया मिसाइल परमाणु प्रोग्राम बंद करे, और उसके समानांतर अमेरिका साउथ कोरिया साझा सैन्य अभ्यास भी बंद करे। और उन सब के बीच चीन ने कल यह भी दोहरा दिया कि अमेरिका को साउथ कोरिया में तैनात अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को हटा लेना चाहिए। यानी ध्यान दे तो उत्तर कोरिया को सामरिक लाभ चीन रूस अमेरिका के आपसी लाभ के लिए टकराव को लेकर ही हो रहा है। और अब मिसाइल परीक्षण के बाद जिस तरह उत्तर कोरिया की रेंज में अमेरिका आ गया है, उसके बाद पहली बार ट्रंप ने उत्तर कोरिया को वास्तविक और वर्तमान का खतरा माना है। यानी एक तरफ अमेरिका ने उत्तर कोरिया को डराने के लिए जहाजों के बेड़ों की तैनाती की, उत्तर कोरिया को रोकने के लिए यूएस विंसल कार्ल बैटल ग्रुप को तैनात तक किया, लेकिन उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य प्रोग्राम को जारी रखा। और अब उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण ने अमेरिका को अंदर से किस तरीके से हिला दिया है, ये इससे भी समझा जा सकता है कि आज पोलैंड रवाना होने से पहले ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए चीन को निशाने पर ले लिया। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा, पहली तिमाही में चीन ने उत्तर कोरिया के साथ 40% व्यापार बढ़ाया है। ऐसे में हम उन देशों का साथ क्यों दें जो हमारी मदद नहीं कर रहे?
हालांकि ट्रंप ने चीन को अपनी मजबूरी बताते हुए इसके लिए अतीत की अमेरिकी सरकारों को भी ये कहकर निशाने पर लिया कि विश्व इतिहास में अमेरिका ने सबसे खराब व्यापार समझौते किए, जिसे उसे भुगतना पड़ रहा है। तो अमेरिका समझ रहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ चीन कभी भी अमेरिका का साथ देगा नहीं, यानी खड़ा नहीं होगा। और इधर भारत को लेकर चीन ने जिस तरह सिक्किम सीमा पर अपनी सेना को हटाने से इनकार करते हुए कह दिया है कि भारत अपनी सेना हटाए या युद्ध के लिए तैयार रहे, तो झटके में दुनिया के मानचित्र पर युद्ध की आठ समेटे एक नए तरीके की लकीर भी खिंच रही है, जिसमें एक तरफ उत्तर कोरिया का सैन्य अभियान है तो दूसरी तरफ चीन की व्यापार और सामरिक क्षेत्रों में मनमानी है। यकीनन चीन जिस दिशा में बढ़ रहा है उसका मतलब क्या युद्ध है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। यह रिपोर्ट दरअसल इस बात का जिक्र करती है कि चीन बार बार इस तरीके से युद्ध नीति को ही अपनी कूटनीति क्यों बनाता रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, यह 1986 में हुआ क्या था। एक तरफ डोकलाम का इलाका तो दूसरी तरफ तवांग से सटा सुमदोरंग चू का इलाका। एक तरफ 2017 और दूसरी तरफ 1986। और जो हालात आज की तारीख में डोकलाम के इलाके में युद्ध सरीखे बन रहे हैं, वैसे ही हालात 31 बरस पहले अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरंग चू में बने थे। आज चीन जिस तरह डोकलाम में भारतीय सेना को धमकी दे रहा है, तो फिर हम आपको लिए चलते हैं 16 जून 1986 में। चीन की सेना तब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में सुमदोरंग चू में घुस आई थी। भारतीय सेना वहां पहुंचती उससे पहले ही चीन ने भारतीय इलाके वांगडुंग में हेलीपैड तक बना लिया था। और बिल्कुल मौजूदा वक्त की तरह उस वक्त भी भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने आ खड़ी हुई थी। तब चीन के पीएम डेंग जियापिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ग्रुप 53 और ग्रुप 13वीं के 20,000 सैनिकों को हथियार और हेलीकॉप्टर के साथ तैनात भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपने 3 डिवीजन को वांगडुंग में तैनात कर दिया। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर में करीब 10 डिवीजन के 50,000 सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में एयरफोर्स के साथ तैनात कर दिया गया। चीनी सेना की तैनाती के साथ ही भारत ने अपनी सेना के जरिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया। और उसके बाद भारत ने अक्टूबर 1986 से मार्च 1987 के बीच चेकरबोर्ड ऑपरेशन के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऑपरेशन भी शुरू किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर ब्रॉस ट्रैक के ऑपरेशन से अलग था। यानी जो हालात मौजूदा वक्त में डोकलाम में बन रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हालात 1986-87 में सुमदोरंग चू में बन गए थे। लेकिन तब भी भारतीय सेना घबराई नहीं और चीनी सेना के सामने डटी रही। और जब चीन ने देखा भारतीय सेना सामने आ खड़ी हुई है, तो उसके बीच ही डिप्लोमेटिक पहल शुरू हुई। और अगस्त 1987 में दोनों तरफ के फील्ड कमांडर मिले। लगातार 3 महीने तक कमांडरों के बीच 8 राउंड की बातचीत हुई, जिसके बाद टकराव खत्म हुआ। और उस वक्त भी चीन के डेंग जियाओपिंग, जो जून 1986 में भारत को युद्ध के जरिए पाठ पढ़ाने की धमकी दे रहे थे, उन्हीं डेंग ने 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चीन आने का न्योता दे दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हुए। तो क्या मौजूदा वक्त में डोकलाम में सेनाओं के टकराव के बीच माना यही जाए कि हैम्बर्ग में जब 7-8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की G20 या ब्रिक्स की बैठक से इतर मुलाकात होगी, तो इस डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकल आएगा? दरअसल हैम्बर्ग में मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से भी होगी, जो कि पोलैंड से सीधे वहीं पहुंच रहे हैं जर्मनी, जहां पर G20 समिट होना है। दरअसल इन सवालों का जिक्र मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि याद अतीत के पन्नों में कीजिएगा तो चीन हो, अमेरिका हो या फिर रशिया हो, जिस भी लिहाज से समझिए वो दूसरों की जमीन पर लड़ते रहे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, खाड़ी युद्ध हो, ईरान हो, सीरिया हो और शायद मौजूदा वक्त में ग्राउंड जीरो, क्या भारत पाकिस्तान के बीच लकीर खींचकर बनाई जा रही है? ये एक स्थितियां हैं, लेकिन स्थितियों के साथ भारत आतंकवाद से लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा। लेकिन इन स्थितियों में इजराइल आज जब प्रधानमंत्री वहां पर मोशी से मिले तो बहुत सारे जख्म कुरेद कर सामने आ गए। I like him. What do you like to say, Sonu? I love him. तो
तो 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जीवित बचा 2 बरस का मोशे अब 11 बरस का हो चुका है और वह भी प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद है। इन 8 बरस में छाबड़ हाउस भी पुराने रंग में लौट आया। अलबत्ता जिस घर में अपने माता पिता के साथ रहता था वह उसी आतंक को आज भी जी रहा है, क्योंकि उसका रूप रंग कभी बदला ही नहीं गया, या कहीं जानबूझकर आतंक को संजो कर रखा गया ताकि भारत सरकार को भी याद रहे कि मुंबई हमले के दोषियों को सजा देना बाकी है। दरअसल मुंबई हमला गुजरा हुआ वक्त है, लेकिन मोशे आज की सच्चाई है जिसके जहन में भले वो खौफनाक लम्हे ना बसे हों, लेकिन उन खौफनाक लम्हों से उपजा सच तो उसकी जिंदगी है। वो अपने माता पिता को खो चुका है। आतंकी हमले में मारे गए अपने माता पिता की लाश के पास खड़ा मोशे उस वक्त रो रहा था जब उसकी आया सैंडा ने उसकी आवाज सुनी और वो उसे लेकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। सैंडा की इस निष्ठा और बहादुरी के लिए इजराइल सरकार ने उसे मानद नागरिकता दे दी और आज जब प्रधानमंत्री इजराइल में सैंड्रा से मिले तो जुबान से हिंदी फूट पड़ी। आप कहाँ पीछे चली जाती हो? So this is the woman who saved. लेकिन सवाल मोदी मोशे की मुलाकात का नहीं, सवाल मोशे के आश्रय आतंक के खिलाफ उस जंग का है जिसे इजराइल और भारत दोनों लड़ रहे हैं, या कहें मोशे की वजह से जिस पाकिस्तानी आतंक के घाव को इजराइल अपने सीने पर लिए है, आज मोदी ने नन्हे मोशे के आश्रय इजराइल के उसी घाव को कुरेदा भी और कहीं ना कहीं बताया भी कि भारत में ना जाने कितने मोशे हैं जिनके पास कोई राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं पहुंच पाता। दरअसल भारत में आतंकवादियों की खेप पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री से निकलती है, ये खुला सच है। मुंबई हमले के कितने डोजियर भारत ने पाकिस्तान को सौंपे, ये दूसरा सच है। हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, ये तीसरा सच है। इजराइल के पाकिस्तान से कोई राजनयिक संबंध नहीं, ये चौथा सच है। और किसी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट धारी को इजराइल वीजा दिया नहीं जाता। तो आतंक के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकते हुए मोदी अलग अलग देशों का दौरा करते हुए इजराइल पहुंचे तो शायद मोशे के आश्रय ही सही, लेकिन ये एहसास तो हुआ कि इजराइल की मदद पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर लड़ाई में अहम साबित हो सकती है। और मोशे उस खौफनाक आतंक की चपेट में आने से बचा एक ऐसा खूबसूरत प्रतीक है जो भारत और इजराइल को जोड़ता भी है। You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come anywhere, you can go. लेकिन सवाल सिर्फ मोशे का नहीं, हजारों जिंदगियों का है, उन सांसों का है जिन्हें लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लेते वक्त आतंक के बारूद का जहर नहीं चाहिए। आतंक के खिलाफ जंग में मोशे दरअसल प्रतीक बन गया है जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से शायद कह रहा है, अब इंसाफ चाहिए। तो आतंक के खिलाफ एक लड़ाई है बहरहाल, लेकिन देश के भीतर हमें लगता है दस्तक में झांकना चाहिए। तो देश के भीतर क्या क्या मुश्किलात है यह भी देख लीजिए। लोड था इन पे पूरा परिवार का, यार क्या होगा, फसल ने साथ दे। साहूकारों का भी खर्च था। हाँ, साहूकारों, कुछ मार्केट का भी था। वहाँ पर उन्होंने जवाब कर दिया, हाईलाइट लेके आए। हाईलाइट लाने में रास्ते में भीड़ लगी, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर करके जाम हटवाया, इसके बाद यहाँ मरीज को लेके आए।